नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचारों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य के कैबिनेट मंत्री रहीम खान इस साल अपनी ओर से बीदर के 5 मस्जिद के पेश इमाम और 5 मौजन को उम्रे के लिए भेजी। कैबिनेट और विभागों में फेरबदल की संभावना है, सतीश जारकिहोली ने कहा। देवेगौड़ा कुमारस्वामी मेरे नेता, वे जेडीएस को पुनर्जीवित करेंगे, एचडी देवेगौड़ा का दावा। भारतीय जांच एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, इंटरपोल की मदद से भारत लाया गया लश्कर-ए-तैयबा का आतंक। प्रियंका गांधी को संसद की सीढ़ियों पर रोक, जब राहुल गांधी लेने लगे उनकी तस्वीर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य के कैबिनेट मंत्री रहीम खान इस साल अपनी ओर से बीदर से 5 मस्जिद के पेश इमाम और 5 मौजन को उम्रे के लिए भेजने की घोषणा करने की बात कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी ने बताई है। वह आज शहर के पुराने क्षेत्र में रहे चौबारे के समीप जामिया मस्जिद परिसर में रहे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष मोहम्मद अयाज उल हक, खजानची मोहम्मद शरीफ, सदस्य सैयद नजीर खादरी, सैयद मुर्तजा खादरी सहित अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दूसरी किस्त का ऐलान कर दिया है। पहली किस्त 1,30,200 रुपये थी, अब दूसरी किस्त 1,42,000 रुपये अदा करनी है, जिसकी आखिरी तारीख 16 दिसंबर रखी गई है। तमाम आज़मीन जिन्होंने पहली किस्त अदा कर दी है, 16 दिसंबर से पहले अपनी दूसरी किस्त अदा कर दें। और साथ ही साथ हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट को भी क्लियर कर दिया है। 2704 नंबर तक वेटिंग लिस्ट को कर्नाटका में क्लियर कर दिया गया है। बीदर के तकरीबन तमाम दरख्वास्त गुजार जिन्होंने दरख्वास्त दी थी और वेटिंग लिस्ट में से सिवाय 2 अशखास के बाकी सब क्लियर हो गए हैं। उन सभी के लिए लाजमी है कि पहली और दूसरी किस्त मिलाकर यानी 2,72,300 रुपये आप लोगों को अदा करना है और इसकी आखिरी तारीख 16 दिसंबर है। बाकी तमाम मालूमात के लिए दफ्तर अंजुमन पर रब्त पैदा करें। एक और अहम बात आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीदर शुमाल के एमएलए जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम खान साहब, जो वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र और वज़ीर हज हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपनी तरफ से 5 पेश इमामों को और 5 मौज़नीन को उम्रे के लिए रवाना करेंगे। याद रखिए, 5 पेश इमाम और 5 मौज़नीन को जनाब रहीम खान साहब ने अपनी तरफ से उम्रे पर भेजने का ऐलान किया है। आप तमाम के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम लोग अपनी दरख्वास्तें यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज पर लाकर जमा करा दें। दरख्वास्त के साथ आप जिस मस्जिद कमेटी से मुंसलिक हैं, कमेटी का एक तस्दीकनामा भी ज़रूरी है। साथ में आपके पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स और उसके साथ आपको आधार कार्ड लगाना लाजमी है। जितनी दरख्वास्तें आएंगी उनमें से खुराक के ज़रिए उन 10 खुशनसीबों का इंतखाब किया जाएगा जो पहले उम्रा या हज ना किए हों। सिर्फ ऐसे ही अशखास इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं जो इस सादत से मुशर्रफ हो चुके हैं। उनके लिए ये मौका नहीं है, बल्कि ये मौका उनके लिए है जो इस सादत से अब तक महरूम हैं और ये सादत उन्हें हासिल नहीं हुई है। उन अशखास के लिए जनाब रहीम खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है। तो आप लोगों को दरख्वास्त फॉर्म यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज
मौखुआ मुत्तसिल जामा मस्जिद निज चौबारा बीदर पर लाकर जमा करानी है। पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड, मस्जिद का तस्दीकनामा, आपकी दरख्वास्त और उसके साथ 2 अदद फ़ोटोज़ आप लाकर यहाँ पर जमा करा दें। तमाम दरख्वास्तों में से खुराक के ज़रिए इन 10 खुशनसीबों का इंतखाब किया जाएगा। दरख्वास्तें यहाँ दफ्तर अंजुमन पर जमा करा दें। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो बिल्कुल उजलत के साथ 8-10 दिन के अंदर अपने पासपोर्ट बनवा लें। 20 दिन का वक्त है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग अपने अपने पासपोर्ट जिनका नहीं है वो पासपोर्ट भी बना लें और दरख्वास्त जो है ना यहाँ पर लाकर जमा कर दें। और जनाब रहीम खान साहब के हक़ में ख़ास तौर से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल को और वसी करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इस तरह मदद करने में आगे आगे रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। हाल ही में राज्य के 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की खबरें वायरल होने के साथ ही कई मंत्री लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि हालांकि पार्टी हाईकमान और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में कुछ कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की जगह अगले कुछ हफ्ते में नए चेहरे आ सकते हैं। हालांकि इस मामले पर कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि सरकार 9 से 20 दिसंबर तक बेलगावी में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के खत्म होने तक अपने मंत्रिमंडल में कोई बदलाव करने की संभावना नहीं है। संभावित कैबिनेट फेरबदल पर टिप्पणी करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा है कि फेरबदल और कुछ मंत्रियों के विभागों में संभावित बदलाव के बारे में पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि फेरबदल या विभागों में बदलाव कब होगा। यह तय हो जाने के बाद कि यह जनता दल सेक्युलर के अंत की शुरुआत हो सकती है। पार्टी नेतृत्व ने पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री और राज्य पार्टी अध्यक्ष श्री कुमारस्वामी में अपने विश्वास की पुष्टि करना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री और विधायक एचडी रेवन्ना, जो हाल ही में चन्नापटना विधानसभा उपचुनाव प्रचार से दूर रहे थे, ने पारिवारिक एकता दिखाने का प्रयास किया है। मैं 2 फ्रैक्चर से उबर रहा था और प्रचार नहीं कर सका। अगर कोई सोचता है कि रेवन्ना और कुमारस्वामी के बीच मतभेद है तो वे गलत है। कुमारस्वामी मेरी आखिरी सांस तक मेरे नेता हैं और मेरे बच्चे भी उनके फैसलों का पालन करते हैं। एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी जानते हैं कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 1989 में जब जेडीएस ने 2 सीटें जीती और देवेगौड़ा चुनाव हार गए तो कुछ लोगों ने उनके राजनीतिक करियर के खत्म होने की भविष्यवाणी की। क्या ऐसा हुआ? मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व आयुक्त और आईएएस अधिकारी पीएस कांतराजू कथित मूडा घोटाले के सिलसिले में गुरुवार सुबह मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए। इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुख्य आरोपी हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांतराजू ने कहा कि मुझे 2017 में आयुक्त के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मूडा की गतिविधियों का विवरण प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था। सवाल सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती जी जमीन और उससे संबंधित मुआवजे से संबंधित थे। 2017 में एक बैठक में हमने उन्हें मुआवजे के रूप में एक ऐसी जमीन देने का फैसला किया था जो विकसित नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, चूंकि मामले की जांच चल रही है इसीलिए मैं विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। अधिकारी होने के नाते हमारी अपनी सीमाएं हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। भारतीय जांच एजेंसियों के साथ हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े मोस्ट वांटेड आतंकवादी सलमान रहमान खान को इंटरपोल चैनलों के माध्यम से रवांडा से भारत लाया गया है। सीबीआई के माध्यम से एनआईए की टीम आतंकी को भारत लेकर पहुंची। बता दें कि आतंकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आपराधिक साजिश करने, आतंकी संगठन का सदस्य होने, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत 2023 में सलमान के खिलाफ केस दर्ज किया था। लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य होने के नाते उसने बेंगलुरु शहर में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक उपलब्ध कराने में मदद करी थी। बेंगलुरु शहर के हिब्बल पुलिस स्टेशन में इसे लेकर साल 2023 में एक केस दर्ज किया गया था। एनआईए के अनुरोध पर सीबीआई ने 2 अगस्त 2024 को इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। वांटेड सलमान पर नजर रखने के लिए सभी देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई थी। बाद में इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो किगाली की मदद से सलमान को रवांडा में लोकेट किया गया। एनआईए की एक टीम द्वारा आतंकी को 28 नवंबर 2024 को भारत लाया गया। हाल ही में सीबीआई द्वारा वांटेड आतंकी बरकत अली खान को इंटरपोल चैनलों के लिए सऊदी अरब में लोकेट किया गया था। 14 नवंबर 2024 को उसे सऊदी अरब के सीबीआई टीम द्वारा वापस लाया गया था। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी संसद पहुंच गई। उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। प्रियंका गांधी जब लोकसभा में शपथ के लिए कांग्रेस सांसदों के साथ जा रही थी, तब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि वहां मौजूद पार्टी और सहयोगी दलों के सांसद खिलखिला उठे। इस दौरान राहुल गांधी का उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिली। दरअसल प्रियंका गांधी जब संसद पहुंची तो कांग्रेस नेताओं ने उनका बाहर स्वागत किया। उसके बाद सदन में एंट्री के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी आगे चल रहे राहुल गांधी ने उन्हें रोक लिया। राहुल ने कहा, स्टॉप, लेट मी ऑल्सो टेक योर फोटो। इसके बाद राहुल गांधी ने पॉकेट से फोन निकाला और वहां मौजूद सभी सांसदों के साथ प्रियंका गांधी की फोटो ली। बता दें कि प्रियंका गांधी ने हिंदी में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक कॉपी अपने हाथ में ले रखी थी। वह जब शपथ लेने के लिए खड़ी हुई तो कांग्रेस सांसदों ने जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई उसके बारे में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस लगातार नए नए सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस ने हिंसा के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजार अब्बासी नाम के 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिन्होंने अब तक 49 दंगाइयों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। उसी आधार पर पहचान की जा रही है। इन सभी ने आपस में बात करके भीड़ को मस्जिद के पास आने को कहा था। आरोपियों की दबिश में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कल जुमे की नमाज में है, ऐसे में एक बार फिर बड़ी संख्या में नमाजी जामा मस्जिद पहुंच सकते हैं। ऐसे देखते हुए जामा मस्जिद में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। वहीं बता दें कि पकड़े गए इन 3 लोगों ने 49 ऐसे दंगाइयों की पिक्चर क्लियर की है जो हिंसा में शामिल थे। अब इनकी पहचान की जा रही है। दंगाइयों ने हिंसा वाले दिन 40 राउंड से ज्यादा गोलियां बरसाई। 12 बोर तमंचे के 21 खोखे, 32 बोर तमंचे, 11 खोखे, 315 बोर तमंचे, 9 खोखे मिले हैं। 3 आरोपियों की निशानदेही पर ये तमंचे बरामद किए गए हैं। एक आरोपी का नाम याकूब है। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर उपद्रवी 20 से 30 साल की उम्र के ऐसे में अब पुलिस इनका डाटा खंगाल रही है। एक आरोपी की तस्वीर की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र को लेकर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वह अपने पास अर्बन डेवलपमेंट या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय रख सकते हैं। अपनी पार्टी कोटे में शिंदे राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उद्योग, सोशल जस्टिस जैसे बड़े मंत्रालय की मांग करेंगे।
साथ ही आज की बैठक में केंद्र में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। साथ ही शिंदे शिवसेना के किसी और नेता को मंत्री बना सकते हैं। शिंदे के करीबियों की राय की वह उप मुख्यमंत्री पद और अपनी पार्टी के लिए हेवी वेट विभाग लेंगे तो उससे पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत करने में फायदा होगा। महाराष्ट्र में 2025 के शुरुआती महीनों में ही मुंबई, नई मुंबई, पनवेल, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर जैसे 2 दर्जन महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, उससे उसमें फायदा होगा। शिंदे नई सरकार में रहने से उनका अपनी पार्टी के मंत्री और विधायकों पर कंट्रोल रहेगा। साथ ही देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जैसे कद्दावर नेताओं से शिंदे अपनी पार्टी के हितों के लिए बात करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे और हक के साथ अपनी पार्टी को न्याय दिला सकेंगे। अपने विधायकों को उचित फंड दिलाने का काम सरकार में रहते ही शिंदे कर सकते हैं। इससे उनकी बात का वजन होगा जो दूसरे नेताओं से नहीं हो पाएगा। शिंदे का सरकार में रहकर ही शिवसेना का सरकार पर कंट्रोल रह सकता है, उनके बिना नहीं। दिल्ली एनसीआर में एक तरफ ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण भी लोगों को दम घोट रहा है। इस बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता ने थोड़ी सुधार देखने को मिली। इस कारण दिल्ली की आबोहवा थोड़ी बेहतर हो गई है। नतीजतन आज सुबह दिल्ली का औसतन AQI 302 दर्ज किया गया। बता दें कि आज लगातार 5वां दिन है जब दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली में इस मौसम की दूसरी सबसे ठंड रात गुरुवार को दर्ज की गई। बता दें कि दिल्ली में ग्रेड 4 को लागू करने के बाद अब वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी देखने में मिली है। दिल्ली के मुंडका में AQI 364, आनंद विहार में 357, जहांगीरपुर में 354, शादीपुर में 351, बवाना में 341, द्वारका में 332, नेहरू नगर में 331, विजयपुरा में 330, विवेक विहार में 328 और अशोक विहार में 318 AQI दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी की वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। बता दें कि दिल्ली में बीते दिनों AQI 400 के पार पहुंच गया था। इसका कारण सबसे पहले दिल्ली में ग्रैब 3 को और फिर बाद में ग्रैब 4 को लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली में निर्माण कार्यों को बंद कर दिया गया और BS4 वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाने लगी। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति पुतिन ने आखिरकार वो कर दिया जिसे दुनिया को डर था। राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार यूक्रेन पर दुनिया की सबसे घातक मानी जाने वाली परमाणु मिसाइल शैतान 2 की तैनाती का आदेश दे दिया है। इससे पूरे विश्व में खलबली मच गई है। पुतिन की ओर से यह आदेश तब आया है जब पश्चिम द्वारा यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस करने की बात कही जा रही है। शैतान 2 की तैनाती के आदेश से पहले रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने दुनिया को चेतावनी दी थी कि यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस करने का पागल विचार दुनिया को तबाही के कगार पर धकेल देगा। आतंकियों का पालनहार पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद से त्रस्त हो गया है। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वही उसके लिए आस्तीन का सांप बन गए हैं। लिहाजा इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन से मदद भी मांगी है। इसके बाद दोनों देशों के आतंकवादों से संयुक्त रूप से निपटने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान और चीन के सैन्य अधिकारियों ने चीनी नागरिकों पर हुए हालिया हमलों के बाद आतंकवाद से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर वार्ता की। एक सैन्य बयान के अनुसार चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष और चीन के 2 शीर्ष सैन्य अधिकारियों में एक जनरल झांग युक्सिया उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान के दौरे पर है। जनरल झांग ने बुधवार को सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ आमने सामने बैठक की, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बयान के अनुसार बातचीत पारस्परिक हित से जुड़े मामलों, क्षेत्रीय सुरक्षा, गतिशीलता, क्षेत्रीय स्थिरता के उपायों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। जनरल झांग ने पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी प्रयासों के बारे में बात की। पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमले बढ़ने के कारण आतंकवाद दोनों देशों के बीच चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य के कैबिनेट मंत्री रहीम खान इस साल अपनी ओर से बीदर के 5 मस्जिद के पेश इमाम और 5 मौजन को उम्रे के लिए भेजी। कैबिनेट और विभागों में फेरबदल की संभावना है, सतीश जारकिहोली ने कहा। देवेगौड़ा कुमारस्वामी मेरे नेता, वे जेडीएस को पुनर्जीवित करेंगे, एचडी देवेगौड़ा का दावा। भारतीय जांच एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, इंटरपोल की मदद से भारत लाया गया लश्कर-ए-तैयबा का आतंक। प्रियंका गांधी को संसद की सीढ़ियों पर रोक, जब राहुल गांधी लेने लगे उनकी तस्वीर। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।